Morning to all of you. So screen and sound proper ho, so we can proceed. Okay, optics आप पढ़ रहे वेव सॉरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और जिसको रे ऑप्टिक्स आप बोलते हो, उस पर काफी कुछ आपने पढ़ लिया है. मैं एक बार समराइज करता हूँ, फिर उसको आगे बढ़ाता हूँ. सो रे ऑप्टिक्स में अभी तक आपने ये जानना है कि रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, रिफ्रैक्शंस क्या होते हैं, दोनों पढ़ लिया. सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. चाहे वो लेंस हो, मिरर हो, प्रिज्म हो या कोई भी मीडियम हो, कहीं भी हमको लाइट को देखना होगा मूव करते हुए, तो रे ऑप्टिक्स में आइदर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा और रिफ्रैक्शन हो रहा होगा. रिफ्लेक्शन के लॉज आपने लर्न कर लिया, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया है, और रिफ्रैक्शन के भी कुछ और केसेस करना बाकी है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. रिफ्रैक्शन के केस में आपको ये बताया गया था कि अगर आपको इंसिडेंट एंगल पता हो तो रिफ्रैक्टेड एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना होता है, अपार्ट फ्रॉम कि वो तीनों एक एक प्लेन पर होते हैं. इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं. जहां पर म्यू1 म्यू2 ऑप्टिकल डेंसिटीज है मीडियम की, तो जो ज्यादा डेंसर मीडियम होगा ऑप्टिकली उसकी तरफ उसके नॉर्मल की तरफ बेंड होती है लाइट रे बाउंड्री पे जाने के बाद. और इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, क्रिटिकल एंगल टीआईआर का. तो लास्ट में हम लोगों ने टीआईआर और क्रिटिकल एंगल के बारे में जाना है. अभी टीआईआर का एक एग्जांपल होता है बहुत पॉपुलर, जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, उसके बारे में समझ लेंगे. फिर हम लोग रिफ्रैक्शन को कुछ केसेस देखेंगे कि प्लेन सरफेस से हमारी कैसी इमेज बनती है. अभी तक हम लोगों ने रिफ्रैक्शन से इमेज बनाना नहीं सीखा है. अभी तक हमने रिफ्रैक्शन सीखा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. नाउ हाउ इट फॉर्म्स इमेजेस, उसको भी लर्न करेंगे. सो पहले हम लोग लर्न करेंगे प्लेन सरफेस से किस तरह से इमेज फॉर्म करेगा रिफ्रैक्शन, एंड देन कर्व सरफेस से किस तरह से इमेज फॉर्म करेगा, just like we had plane and curved surfaces in case of reflection. तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग टीआईआर के एग्जांपल है जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको. ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसका प्रैक्टिकल यूज भी बहुत ज्यादा है, और आज के टाइम की टेक्नोलॉजी भी इस पे काफी कुछ डिपेंड कर रही है, इसलिए ये काफी पॉपुलर भी है. सो ऑप्टिकल फाइबर, आप लोगों ने सुना होगा कि लाइक ये जो ट्रांसमिशन है, चाहे वो डाटा ट्रांसमिशन हो, पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन भेजते हैं, तो जैसे वायरलेस टेलीफोनी होता है या फिर आपके इंटरनेट का लिए केबल कनेक्शंस देखते हो, तो जो केबल्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना, तो आइडिया ये था कि पहले इंफॉर्मेशन आपकी केबल से जाती थी इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू जाती थी. इलेक्ट्रिक सिग्नल कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ अप करता हूँ. सो अगर ए लोकेशन से बी लोकेशन में आपको कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, लेट्स से आपको ये डाटा भेजना है, मे बी लाइक साउंड भेजनी है, वीडियोस ऑडियो भेजने हैं, वीडियोस भेजने हैं, या फिर कोई फाइल्स भेजनी है, तो वो भी जो भी आप भेजते हो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में जाने के कई सारे इश्यूज होते हैं, और अब रिसेंट टाइम में हमारा फोकस इस बात पे जा रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में क्यों भेजें, ऑप्टिकल सिग्नल के फॉर्म में क्यों ना भेजें. तो जो हम लोग ऑप्टिकल सिग्नल चूज कर रहे हैं, सो ये पूछता है कि ऑप्टिकल सिग्नल क्यों हमको चूज करना चाहिए, व्हाई व्हाई दिस इज मोर बेटर, दिस इज बेटर एज कंपेयर टू दिस वन. तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, आप नोटबुक से पढ़ सकते हो, किसी भी बुक में लिखा होगा, टेक्स्ट बुक में. कुछ खास प्रॉपर्टीज हमने काम की है जो आप रिलेट कर सकते हो. इस पे इलेक्ट्रॉन सिग्नल को लेकर के जाता है. इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है, और ये चार्ज पार्टिकल होने की वजह से क्या होता है कि कई बार क्रॉस कनेक्शंस हो जाते हैं. कि कहीं दूसरा चार्ज या दूसरा वायर जा रहा होगा, तो उस वायर से एक क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, तो ए का इंफॉर्मेशन बी तक जाना था, पता चलता वो सी को पहुंच गया. आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप कॉल कर रहे होते हो तो एक को कॉल करते हो, पता चलता है किसी और को कॉल चला जाता है. तो ये जो क्रॉस कनेक्शंस होते हैं, ये क्रॉस कनेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की वजह से होते हैं, और उसमें ये क्रॉस कनेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है.
जबकि ऑप्टिकल सिग्नल में ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल होता नहीं है, तो क्रॉस कनेक्शंस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि इसकी स्पीड जो इलेक्ट्रॉन्स की रहती है ड्रिफ्ट स्पीड से चल रहे होते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है वो ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रही होती है। ड्रिफ्ट स्पीड बहुत छोटी स्पीड होती है, पर्टिकुलरली सी के कंपैरिजन में, क्योंकि लाइट जो होता है वो सी के स्पीड पे चलता है। दैट मीन्स आप बहुत फास्ट, रैपिडली फास्ट डाटा को सेंड कर सकते हो ऑप्टिकल फाइबर से। मोरओवर, जब हमको फाइबर यानी कि कोई केबल बनानी होती है, तो आपने देखा होगा केबल कुछ इस तरह से डायमीटर होता है, उस पर वायरिंग होते हैं, वायर्स होते हैं। तो अब जितने भी वायर्स लेके जाते हैं तो उतने ही अपने पास सिग्नल्स जा रहे होते हैं। और एक केबल में हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वायर्स जाए, ज्यादा से ज्यादा सिग्नल्स जाए, लेकिन अगर हम ज्यादा वायर्स को लगा के चलते हैं तो वो बहुत ज्यादा थिक केबल बन जाता है। वायर को थिन करते हैं तो फिर वायर को भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को जाने में भी इशू बनते हैं, फिर क्रॉस कनेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं अगर बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ट करते हैं तो ये सारे इश्यूज रहते हैं अपने नॉर्मल डाटा को ट्रांसफर करने में। लेकिन ऑप्टिकल केस में क्या है, ऑप्टिकल केस में तो आपको फोटोन लेके जाना है, राइट? तो अगर डी डायमीटर का आपने ये नॉर्मल वाला केबल लिया और डी डायमीटर का ऑप्टिकल केबल लिया, तो आप देखोगे कि इसमें एन टाइम्स ज्यादा सिग्नल चले जाएंगे, क्योंकि लाइट का तो अपना कोई थिकनेस होता ही नहीं है ना, ऑलमोस्ट जीरो होता है, जबकि वायर का कुछ प्रैक्टिकल थिकनेस रहता है। So that means same amount of cable can deliver n number, multiple times more data. It can transfer large amount of data from the same cable. It can deliver the faster the data. It can prevent these cross connections. Moreover, ये सिक्योर ज्यादा होता है। अगर कहीं से भी डिस्कनेक्ट हुआ, इसको रास्ते पे कोई इसको अपने से लाइक इंफॉर्मेशन थेफ्ट नहीं कर सकता है। आप आगे पढ़ोगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन थेफ्ट होना बहुत बड़ा चैलेंज है। ये अगर कोई सीक्रेटली बात कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन उसको क्रॉस कर लेता है, जैसे कि फोन टैपिंग आप सुनते हो, लाइक गवर्नमेंट हो या फिर कोई दूसरा एजेंसी हो, वो इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। आप किसी से बात कर रहे हो, आप ए से बी कनेक्टेड हो, कोई सी इसको इंफॉर्मेशन ले लेता है, चाहे वो ऑडियो वीडियो हो या फिर कोई टेक्स्ट हो या फिर कोई फाइल हो। ये उसको भी सिक्योरली रखता है और आपको पता चल जाएगा कि कब कहाँ किस तरह से कोई अगर डिस्टरबेंस है तो वो इमिडिएटली आइडेंटिफाई करता है। सो पॉइंट इज कि जो ऑप्टिकल फाइबर है दैट हैज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स एज कंपेयर टू दी कन्वेंशनल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक केबल्स और वायर हुआ करते थे। इसलिए रैपिडली ऑल ओवर द ग्लोब क्या हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इससे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, फास्टर डाटा ट्रांसफर होता है, सिक्योरली ट्रांसफर होता है, क्रॉस कनेक्शंस नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। और भी बेनिफिट्स आप रियलाइज कर सकते हो, जैसे कि बेनिफिट्स लाइक इसमें कोई टीयर वगैरह नहीं होता है। जैसे कोई वायर काफी समय से यूज हो रहा है तो वो डिके कर जाता है, रिप्लेस करना पड़ता है मे बी लाइक 10 years 20 years में। ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देयर इज नथिंग मटेरियल, राइट? और उस पे लाइट को मूव करना है तो काफी समय तक चलता है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसा बोल सकते हो। एनीवे, वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं एक बेसिक आइडिया के लिए। कैसे वर्क करता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये बोलना होगा कि ये दिस वर्क on TIR principle. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पर ये फंक्शन कर रहा होता है, ये ऑपरेट कर रहा होता है। तो कैसा मैकेनिज्म है लूज सेंस में आपको बताता हूँ, उसका फॉर्मूला भी बताता हूँ, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप डील कर पाओगे। लेट्स से आपके पास कोई लार्ज केबल थी, और वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कैसा फोल्डेड भी हो सकता है। ऐसा भी केबल को हम फोल्ड भी कर लेते हैं, यू नो, कि कहीं से कहीं भी ले जाना होता है। तो लेट्स से कि हम एक सेगमेंट बनाते हैं किसी लार्ज केबल का, एक छोटा सा पोर्शन। उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं, और कुछ ऐसा रहेगा। सिंपलेस्ट वर्जन है, उसके बाद और भी एडवांस वर्जन्स भी रहे बने हैं। थ्योरेटिकली के लिए हम सिंपलेस्ट देखते हैं, यहाँ पर मटेरियल को फिल करते हैं, तो ये हॉलो सिलेंडर टाइप की स्टोरी बनाते हैं। सो केबल था, यहाँ पर ऐसा सर्कुलर सेक्शन रहा होगा, ऐसा भी सर्कुलर सेक्शन रहा होगा। लाइट को हम यहाँ से एंटर करते हैं, लाइट इस वाले स्पेस से होकर के जाता है, और जहाँ भी इसको अगर हम बेंड करके रखेंगे तो लाइट भी बेंड होकर के चला जाता है, और जहाँ भी आप यूज करना चाहो लाइट वहाँ पहुंच जाता है, अपने सिग्नल को लेकर के जाता है। तो बेसिकली हम लाइट को गाइड करते हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंग चलो, तो लाइट अपने अकॉर्डिंग चलता है।
किस तरह से चलता है, तो अगर हम ये बेसिक समझते हैं तो इसके कुछ नॉमेनक्लेचर है वो समझ लेते हैं। जो बीच का पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं कोर एरिया, और ये जो मटेरियल फील्ड होता है दैट्स कॉल्ड क्लैडिंग। से कोर होता है उसके ऊपर क्लेडिंग करते हैं, एक दूसरा मटेरियल लगाते हैं। कोर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से n1 है, और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो ऊपर भी n2 होगा, नीचे भी n2 होगा, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल है। ये थ्योरेटिकल है, अपने को समझना जरूरी है, एग्जाम के लिए पॉपुलर है। सो अब क्या होता है कि अगर कोई लाइट रे आपने इंट्रोड्यूस की इस पे, लेट्स से कि ये इसका ऐसा दिखेगा अपने को कुछ, और सिलेंड्रिकल है तो कुछ वैसा भी आप दिखा सकते हो इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। लेट मी यूज लाइट, लेट्स से ब्लैक कलर की लाइट आती है, आप इस पे लाइट को इंसिडेंट करते हो ऐसा। अगर आपने ये लाइट इंसिडेंट की, पर्पस अपना ये कि ये लाइट है, इट शुड बी मूविंग थ्रू द कोर ओनली, इट शुड नॉट गो इनटू द क्लैडिंग सेक्शन, नाइदर शुड कम आउट। मतलब ये ऐसा जाकर के ऐसा बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर आएगा तो इन्फॉर्मेशन हमारी बाहर निकल आएगी, हम इन्फॉर्मेशन लाइट के साथ लेके जा रहे हैं। आप इस एंगल को मेजर करते हो, ये इंसिडेंट एंगल है। ये इंसिडेंट एंगल मेजर करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, किस एंगल पर हमको इंसिडेंट कराना है, और जनरली क्वेश्चन उसी पर बेस्ड करेगा। नॉर्मली बाहर एयर रहता है, लेकिन अगर कोई बाहर का मीडियम का, लेट से बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, सो आउटसाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और क्लैडिंग जो लगी हुई है वो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। बाद में हम n को एयर लेंगे, जनरली वो एयर के बारे में आपसे पूछेगा, क्योंकि केबल को हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे थे, एयर में। फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि लेट से कई बार हम ओशन या सीज के अंदर भी केबल को अगर लगाएंगे तो हमको मीडियम दूसरा भी पता होना चाहिए। जब ये लाइट रे इस फेस पर फॉल करेगी तो ये एक दूसरा मीडियम है, इसको दूसरे मीडियम में एंट्री लेना है। कौन सा रूल लगेगा आप जानते हो। सो एज पर द रूल यहाँ पर लगने वाला है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्ट होगी कुछ ऐसे, बेंड हो जाएगी। बेंड होने के बाद फिर ये इस सरफेस पे फॉल करेगी जो क्लैडिंग और कोर का इंटरफेस है। अब जब इस सरफेस पे फॉल करेगी तो इसके पास ऑप्शन है कि ये क्लैडिंग पे चला जाए और अंदर आ जाए। दोनों केसेस होंगे, मतलब रिफ्लेक्शन होगा इनसाइड के लिए और रिफ्रैक्शन होगा आउटसाइड के लिए। हम चाहेंगे कि रिफ्रैक्शन ना हो, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करे। ऐसा क्यों चाहेंगे, यू नो द लॉजिक। क्योंकि लाइट रे को जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इस कोर के थ्रू जानी है। So if any light goes outside, that means there is a loss of information. So we would like to have कि ये जो angle है, let's say use different color this much. So this angle is going to be incident angle, और हम चाहेंगे ये angle critical angle से ज्यादा हो। So let's say ये angle का नाम theta है। Theta must be more than critical angle in order to ensure TIR. और एक बार यहाँ पे इंश्योर हो गया तो आप जानते हो ये भी थीटा ही पड़ेगा जाकर के। फिर ये 90 डिग्री पे जाएगा तो ये भी थीटा ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी टी आई आर होना गारंटीड है, फिर आगे भी टी आई आर होना गारंटीड है। दैट मीन्स हर लोकेशन पे फ्यूचर पे टी आई आर होगा। हाँ, अब अपने को ये देखना कि अगर हमको यहाँ पे टी आई आर कराना है तो फिर n1 और n2 में क्या रिलेशन आएगा। तो पहला सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कोर और क्लैडिंग में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर में। तो हम जानते हैं कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही होती है तभी टी आई आर होता है। इसका मतलब है core should be denser, cladding should be rarer. So for TIR, one thing we can conclude कि N1 should be greater than N2. तभी ऐसा होगा, वरना ऐसा नहीं होगा। So एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रेडी हो गया, core should be denser, cladding should be lighter और rarer. Good. और यहाँ से एक थीटा पकड़ने के बाद बाकी सारे TIRs हो रहा है, ये भी आप इंश्योर कर पा रहे हो। अच्छी बात है, इसको समझते हैं। अगर ये TIR होना है तो एक तो ये कंडीशन होना चाहिए, साथ ही साथ एक और कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंड दूसरा कंडीशन है थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। इक्वल टू जस्ट लिमिटिंग कंडीशन के लिए है, और अदरवाइज हम ग्रेटर देन की बात करेंगे। नाउ यू नो कि अगर ये इंसिडेंट एंगल है तो यहाँ पर अगर आप एंगल मेजर करोगे तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा। तो ये जो फर्स्ट इंटरफेस है वहां पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। So we are going to use Snell's law at the first interface. What we are going to get it? We are going to get is n times sine I
इज इक्वल टू n1 टाइम्स साइन r। अब लाइट रे हमारे r एंगल से एंटर किया हुआ है, ये 90 डिग्री होगा, तो r और थीटा में रिलेशन अपने को पता है। क्या पता है? कैन वी से कि r की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा। बिल्कुल बोल सकते हैं। और अब हम r की वैल्यू क्या बस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो अपने को पता चलेगा from these two equations we can write it as like n into sine I is equal to n1 into sine 90 minus theta. Sine 90 minus theta is cos theta. So यहाँ से एक रिलेशन निकल करके आया कि जो साइन ये जो रिलेशन इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं n into sin I is equal to n1 into cos theta. अब हमको अगर I पता होगा तो हम थीटा पता कर लेंगे, और थीटा हमको क्रिटिकल थीटा पता होता है। आल्सो व्हाट वी नो इज दिस, क्रिटिकल के लिए क्या लगाएंगे? कैन वी से कि n1 sin क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू n2 sin 90। ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है। तो अपने को ये पता है कि sin थीटा सी दैट मींस द क्रिटिकल एंगल शुड बी इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1। n2 इज छोटा, n1 इज बड़ा, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। सो अपने को क्रिटिकल एंगल पता चल गया, और ये थीटा एंगल आई का रिलेशन पता चल गया, और थीटा थीटा सी से बड़ा होना चाहिए ये पता चल गया। इन सबको मिला देंगे तो अपने को रिलेशन पता चल जाएगा कि हमको कितना एंगल पर, हम ये पता करते हैं बेसिकली एग्जाम में ये आपसे पूछता है कि व्हाट शुड बी द इंसिडेंट एंगल। दैट मींस किस रेंज ऑफ इंसिडेंट एंगल के लिए हमारा TIR होता रहेगा। अब देखो अगर आपने आई को 0 किया तो लाइट ऐसे ही जाएगी, तो इसके चांस सीधे जाने के पूरे हैं। लेकिन अब जब आप आई को बढ़ाते रहोगे, जब आई को आप बढ़ाओगे तो आप पाओगे कि उस केस में ये लाइट क्लैडिंग को क्रॉस करे इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। सो आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ये अपने को पता करना है। तो आई की मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए हम काम करेंगे। तो अगर आई बड़ा होगा तो आर बड़ा होगा, आर बड़ा होगा तो थीटा छोटा होगा, और थीटा सबसे छोटा कितना हो सकता है? क्रिटिकल हो सकता है। इसका मतलब जब हम क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट करा रहे होंगे उस समय आई हमारा मैक्स गिर रहा होगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द एक्सेप्टेंस एंगल। इसको कई बार बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, कि लाइट कहाँ तक की एक्सेप्ट की जा सकती है। क्या इस लाइट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर इस लाइट को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर इस लाइट को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपको पता करना होगा कितना मैक्सिमम आई आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके बियॉन्ड फिर वो TIR होना बंद हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है तो हम इसका फॉर्मुलेशन भी कर देते हैं। आपने कुछ लिखा हुआ है पर अगर हमने वायर बेंड किया तो थीटा चेंज होके क्रिटिकल एंगल से छोटा नहीं होगा। हाँ, वायर हमने ये जो हमने वायर को बेंड किया या फिर जो इसको चेंज किया तो क्या फर्क पड़ने वाला है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ये बहुत क्रूड फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक फॉर्म में पढ़ रहे हैं। आगे चल करके देखोगे कि ना कि हम ये इस मीडियम को ऐसा ही नहीं रखते जैसे ये मीडियम, इसको हम ग्रेजुअली, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना उसको हम ग्रेजुअली चेंज कर रहे होते हैं। ग्रेजुअली चेंज करने से क्या होता है कि हम इस लाइट को ऐसा रे जैसा नहीं चला रहे होते, लाइट को हम बहुत स्मूथ कर्व जैसा चला रहे होते हैं, और इसको हम बाउंड्री से कोलाइड भी नहीं करने देते प्रैक्टिकली। क्योंकि आप देखो ना कि जब इसे स्ट्राइक करेगा, कोलिजन करेगा, तो कोलिजन में कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो गए, कुछ डैमेजेस भी आएंगे, और स्मूथ ट्रांसमिशन नहीं होगा। सो स्मूथ ट्रांसमिशन के लिए लाइट को हम बहुत वेवी या फिर बहुत स्मूथ कर्व के फॉर्म में या पाथ के फॉर्म में ले जाते हैं। हाउ वी कैन क्रिएट दैट स्मूथ पाथ, उससे पहले अपने को ये समझना है कि ये पोर्शन कैसा जा रहा है। मोर ओवर बेंडिंग को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये मैंने बहुत इनलार्ज करके बनाया हुआ है। लाइट रे के लिए बहुत छोटा सा पोर्शन चाहिए, उसमें कई सारे रिफ्लेक्शन कर सकता है, कई सारे रिफ्लेक्शन कर सकता है। तो आप अगर इसको बेंड भी करोगे ना तो छोटा सा पोर्शन तब भी स्ट्रेट लाइन जैसा रहेगा, और एक छोटे से पोर्शन में लाइट कई बार मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन करता है। सो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेट की तब जरूरत पड़ेगी जब काफी दूर के बाद रिफ्लेक्शन हो। इट्स लाइक मिली मीटर और सेंटीमीटर और नैनोमीटर की गैप पे जाने के बाद लाइट अपने को 2-3 बार रिफ्लेक्ट करके निकल जाएगा, क्योंकि उसका आप देखते हो ना कि वो एंगस्ट्रॉम में रहता है कुछ, तो मिलीमीटर माइक्रोमीटर जैसा रहता है। तो अगर वो मिलीमीटर के बराबर भी अगर स्ट्रेट है ना तब भी अपना काम करता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत इनलार्ज करके बनाया हुआ है, सो इट्स अ हाईली मैग्नीफाइड।
एनीवे अगर हम लोग इस तरह से कंसीडर करते हैं तो अपने पास ये रिजल्ट्स आते हैं। अब इन रिजल्ट को मैं कंसोलिडेट करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। सो अपने को क्या पता चला कि इंसिडेंट एंगल का रिलेशन थीटा से क्रिटिकल एंगल और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन थीटा से। यस सर जो लाइट रेज है उसका लॉस ऑफ द एनर्जी ऑफ लाइट रेज ओवर डिस्टेंस वो फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा क्या ऑप्टिकल फाइबर्स को? हाँ बिल्कुल सही आपने पकड़ा। जैसे ये कोलिजन्स होंगे ना रिफ्लेक्शंस के लिए, तो इसमें लॉस गिरने वाला है, और वो लॉस गिरेगा तो फिर हमारी इंफॉर्मेशन कम होती जाएगी और हमारे लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं ना कि आगे हम पढ़ेंगे, अब ग्रेजुएशन में पढ़ सकते हो कि ये जो लाइट को हम मूव कराते हैं ना, वो इस तरह से मूव कराते हैं कि एज इफ ये किसी से कोलाइड ही नहीं कर रहा है और उसके ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हम डैमेजेस को मिनिमाइज कर देते हैं, और जो लॉस होते हैं वो बाकी जो हमारे पास चैनल्स अवेलेबल उनके कंपैरिजन में निग्लिजिबल होते हैं। सो लाइट कुछ ऐसा जा रहा होता है, और ऐसा जाना और इस तरह से जाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस पर आप पाओगे कि बहुत सारे लॉसेस हो रहे होंगे, जब इस पर लॉसेस की अमाउंट या लॉसेस की वैल्यूज जो होंगी बहुत कम हो चुकी होती है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमने अभी थोड़ा आपको आइडिया दिया कि जो n1 है उसको कांस्टेंट ना लेकर के उसको फंक्शन ऑफ रेडियस लेते हैं। जब हम फंक्शन ऑफ रेडियस लेंगे तो हर हर डिस्टेंस पर वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से बनाता है। सिंस अभी हम लोग कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डील कर रहे हैं, तो कांस्टेंट केस में कैसा दिखेगा ये बता देंगे। फिर उस कांस्टेंट को हम वेरिएबल भी कर सकते हैं, और वेरिएबल में देख सकते हैं कि स्मूथ मूव करता है। तो लॉसेस को अवॉइड करने के लिए स्मूथ जाने का। ओके, सो व्हाट वी गॉट टू नो इज दिस कि एन आउटसाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन इंसिडेंट एंगल वाज इक्वल टू n1 कोर का इंडेक्स cos थीटा आया था। साथ ही साथ हम लोगों ने ये पता किया था कि जो क्रिटिकल एंगल है साइन थीटा सी, उसकी वैल्यू आती है छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मींस n2 डिवाइड बाय बड़ा वाला n1। और हमारे पास कंडीशन क्या थी, कंडीशन हम लोगों ने पहले लिखी है। कंडीशन रिक्वायर्ड कंडीशन इज दिस कि थीटा की वैल्यू को थीटा सी से ज्यादा होने का और बराबर होने का। ना अगर थीटा की वैल्यू थीटा सी से ज्यादा या बराबर है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस विल आल्सो रिक्वायर कि साइन थीटा सी की जो वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू आनी चाहिए वो साइन थीटा सी से बड़ी आनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं साइन जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लीनियर फंक्शन होते हैं। और अगर ये लीनियर फंक्शन है तो सॉरी लीनियर नहीं कहना चाहिए, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। और थीटा अगर इंक्रीज करता है तो साइन भी इंक्रीज करता है। आप कॉस में लेना चाहो तो ऐसा ही बोल सकते हो, cos थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू cos थीटा सी। क्योंकि cos जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, 0 से 90 के बीच की हम बात कर रहे होते हैं, तो 0 के 90 के बीच में ऐसा होता है। सो अगर थीटा बड़ा होगा तो cos थीटा की वैल्यू हमारी छोटी गिरती है, यू नो दैट। नाउ थीटा सी अपने को पता है तो cos थीटा सी निकाल सकते हैं। cos थीटा सी क्या आ जाएगा, cos थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस n2 का स्क्वायर डिवाइड बाय n1 का स्क्वायर, which is basically under root n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, जो कि एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, आउट साइड n1 आ जाएगा, ये cos थीटा सी आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो वहां से cos थीटा हमको पता है, तो हमने को cos थीटा भी पता है। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, n sin i डिवाइड बाई n1। नाउ cos थीटा सी मिल गया, cos थीटा मिल गया, दोनों में रिलेशन मिल गया ना, उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अपने को कुछ ऐसा मिलेगा कि n टाइम्स साइन i इंसिडेंट एंगल डिवाइड बाई n1, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये कि n साइन i की जो वैल्यू होती है दैट इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। जब कभी आपसे i की मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन i शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n1, और n रादर n नॉट n1। n कौन सा है, n वो है जो यू आर टेकिंग फ्रॉम ग्राउंड और आउटसाइड का, सॉरी आउटसाइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो n है। तो ये रिलेशन हो गया। ये आपको बता रहा है कि i की मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी ले सकते हो।
क्योंकि साइन अगर छोटा जा रहा है तो इसका मतलब आई भी इस नंबर से छोटा होना चाहिए, इसके इनवर्स से छोटा होना चाहिए। तो आई जब मैक्सिमम होगा तभी इक्वालिटी आएगी। तो यहाँ से हम आई मैक्स निकाल सकते हैं। What is that maximum acceptable angle? Maximum incident angle is going to be equal to sine inverse under root n1 square minus n2 square divided by n। एग्जाम में आपसे क्या पूछता है, वो आपको n1 दे देगा, n2 दे देगा, n के बारे में बताएगा, n के बारे में नहीं बताता है तो उसको आप एयर पकड़ लोगे और आपसे पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम एंगल up to which light should be incident on optical fiber so that it functions properly। तो आपको आई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है सो दैट ऑप्टिकल फाइबर प्रॉपर्ली फंक्शन करे, दैट मींस लाइट बाहर ना जाए और टीआईआर इंश्योर होता रहे। सो दीज आर द टू कंडीशंस, वी यूज दोस कंडीशंस, वी फाउंड दिस रिलेशन। जनरली एयर होती है, तो इफ एयर इज आउटसाइड, सो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपको आई मैक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। आई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, उसने n1 दिया, n2 दिया, बोला कि आई की वैल्यू बताइए, तो हम बोलेंगे आई मस्ट बी रनिंग फ्रॉम 0 टू आई मैक्स, 0 टू आई मैक्स। ऑप्टिकल फाइबर के लिए आई को 0 से आई मैक्स तक चलाओ, चलता है, प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। अगर आपने इंसिडेंट एंगल इस मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा कर दिया, then TIR will not be there, certain portion of the light will be refracted in the cladding or information loss। ये जो रिलेशन है अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस, तो ये जो अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर है ना, इसको एक नए नाम, इसको एक नाम से बुलाते हैं, दैट्स कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर। और शॉर्ट में इसको NA लिखते हैं, कई बार वो केवल NA लिखेगा, तो NA से भी अपने को समझ जाना है कि किसके बारे में बात कर रहा है, न्यूमेरिकल अपर्चर की बात कर रहा है। तो किसी भी ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग कैसे पता करते हैं, उसकी न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू से पता करते हैं। सो न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू आपसे पूछ सकता है, कई बार एग्जाम में मेंस वाले पेपर में पूछा है उसने कि न्यूमेरिकल अपर्चर बताइए, एंड व्हाट क्वेश्चन गिव्स यू n1 की वैल्यू, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, अपने को सिंपली दोनों के स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट करके अंडर रूट लगा करके बता देना है। बाकी स्टोरी आपको याद रहे तो अच्छी बात है, ना भी रहे तब भी चलेगा। न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला पता होना चाहिए और आई मैक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व कर लोगे, इन्हीं दो पर आपसे पूछेगा मोस्ट लाइकली। हाँ, एडवांस में जाने के बाद हो सकता है कि वो आपसे कुछ और डिटेल मांगने लगे, तो अपने को ये मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए कि हाउ वी आर मेकिंग द लाइट टू मूव, और उसके बेसिस पर कुछ चेंज करेगा तो जरूर आप उसको अकोमोडेट कर सकते हो। कॉपी कर लीजिए। और यहाँ से ये क्रिस्टल क्लियर है कि n1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, n2 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तभी न्यूमेरिकल अपर्चर एग्जिस्ट करेगा, तभी ऑप्टिकल फाइबर एग्जिस्ट करेगा या अपना फंक्शन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि TIR विल नॉट बी इंश्योर्ड देन अदरवाइज। तो आपने TIR समझ लिया, क्रिटिकल एंगल, उसका एक एप्लीकेशन जो ऑप्टिकल फाइबर है, उसके फॉर्मूलाज भी है। कोई कंसर्न हो तो आप रेज कर सकते हो, इफ नन वी कैन गो अहेड और इमेज फॉर्मेशन को लर्न करना स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन से। Okay, so let's move ahead. So we can write image formation through the plane surface, या फिर कोई दूसरा हेडिंग लिख सकते हैं जो पॉपुलरली बुक्स लोग लिखते हैं, apparent shift, कुछ ऐसा लिखते हैं वो लोग, या फिर ऐसी लैंग्वेज आपसे यूज भी की जा सकती है, apparent shift। You want a previous slide once more? Okay, you can catch it. Once you have done, let me know.
इससे मैं एग्जांपल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है। N1 आपको देगा, N2 देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए न्यूमेरिकल अपर्चर कितना है, या फिर आई मैक्स की वैल्यू बताइए, या फिर थिंग्स लाइक दैट, एंड यू कैन कनेक्ट इट, यू कैन गेट योर आंसर। अपरेंट शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि लेट्स से किसी रिजर्वायर में या फिर आपके घर पे किसी बकेट पे वाटर फिल्ड है और उस पे आप कॉइन डाल दो या फिर कोई ऑब्जेक्ट सबमर्ज करा दो। तो जब आप कॉइन को देखते हो तो आपको लगता है कि कॉइन की जो डेप्थ है, आई मीन लाइक द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस इट इज लाइंग, इट अपीयर्स टू बी लेसर एज कंपेयर टू द डेप्थ ऑफ द बकेट, और वाटर कितना बकेट में फिल्ड है। तो आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया। बहुत सिंपल से ऑब्जर्वेशन है, आप घर पे देख सकते हो, इजिली देख सकते हो, और आप में से कई लोगों ने महसूस किया होगा इसको। सो बेसिकली क्या होता है कि वो उसका हम लोग जो ऑब्जेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट को ना देख करके उसकी इमेज को देख रहे होते हैं, और इमेज थोड़ी सी अपलिफ्टेड होती है। उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं कि अपरेंट शिफ्ट, दैट मीन्स वो कितना हमको ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। सो अगर उसी एग्जांपल को, सिमिलर टाइप के एग्जांपल को लें तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि लेट्स से वाटर है या फिर कोई दूसरा मीडियम है, ग्लास भी हो सकता है फॉर दैट सेक। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ लेट्स से एक एयर मीडियम है या फिर मीडियम वन है। जनरल रूल बनाते हैं, बाद में उसको एयर कर देंगे। तो लेट्स से ये म्यू1 मीडियम है और ये म्यू2 मीडियम है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं प्लेस्ड है, ये ऑब्जेक्ट है और ये प्लेन सरफेस है, बाउंड्री आपकी प्लेन है, तो हम कर्व प्लेन सरफेस से देखते हैं कि क्या चल रहा है। और लेट्स से somebody is watching from here, so here is your eye and you are watching from there। इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो ये फिर एक्चुअल डिस्टेंस है फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द सरफेस और बाउंड्री ऑफ द मीडियम, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज d। तो d is the actual distance of this object from the boundary, but when you are going to look from the top, ये आप बिल्कुल क्लोज से यहाँ पे देखोगे तो आपको ये d नजर नहीं आएगा, कुछ कम नजर आएगा। तो कितना नजर आएगा वो अपने को चेक करने का। सो उसके लिए रे डायग्राम अपने को समझते हैं कि किस तरह से रे डायग्राम बनता है और किस तरह से हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट तभी हमको दिखती है जब उसकी लाइट रेस हमारी आइज तक पहुंचती है। तो इसकी लाइट रे, मैं इस तरफ लाइट रे बना दे रहा हूँ, इस तरह भी बनाया जा सकता है, आई इधर बना दिया मैंने, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट रे मैं इस साइड बना दे रहा हूँ। एक लाइट रे आप देखोगे यहाँ से ऐसा जा रहा होगा और ये बाउंड्री से रिफ्रैक्ट होकर के सीधा चला जाएगा। सो दिस विल बी वन रिफ्रैक्टेड रे जो कि बाहर दिख रही है आपको। इमेज बनाने के लिए अपने को दो लाइट रेस की जरूरत पड़ती है, दो रिफ्लेक्टेड रेस की जरूरत पड़ती है, तो एक और चूज करना पड़ेगा, वो मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ की ज्योमेट्री आपको समझ में आए, बट वो लाइट रे बहुत पास में आएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पे भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है। सो वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट वर्टिकल लाइन पर। जब यहाँ पर आएगी देन यू विल फाइंड कि यहाँ पर एक नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी अपने को। सो दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल, और डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से मीडियम पे जा रहा है, अगर डेंसर पे जा रहा है तो फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, और डेंसर से जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट μ1 इज लेस देन μ2, दैट मींस μ2 डेंसर है, जस्ट टू फील इट। बाद में कोई भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास फॉर्मूला तो वही रहेगा। सो इसका मतलब है कि हम रेयरर मीडियम पर जा रहे हैं। जब रेयरर मीडियम पर जाएंगे तो आप पाओगे कि ये अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ। और लेट्स से कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ए था, और ये जो पॉइंट है, या फिर इसको पी नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको नाम ए दे देते हैं। इसको पी इसलिए दे दिया जो कुछ सेंट्रल पॉइंट है, पोल जैसा था, बट पोल नहीं कहेंगे, कोई पॉइंट रेफरेंस का है हमारे लिए। ये हमारे लिए इंसिडेंट एंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये हमारे लिए रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप देखोगे कि ये दोनों लाइट रेज इस वाले मीडियम पर कट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब इमेज हमारा इस मीडियम पे नहीं बनेगा। अगर इमेज इस मीडियम पे नहीं बनेगा तो इमेज बैक साइड बनेगा। तो अपने को बैक साइड को लाइट को प्रोड्यूस करना है, तो इस वाली लाइट को अगर हम बैक साइड प्रोड्यूस कराएंगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा। सो वी नीड टू प्रोड्यूस द सेम लाइट रे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता है इमेज इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज। सो दो रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तब भी काम चलेगा। तो आप देखोगे ये दोनों लाइट रेज यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो दिस विल बी अपियरिंग द लोकेशन ऑफ इमेज। तो जब आप ऊपर से देखोगे ना
तो आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं नजर आती है, आपको ये इमेज नजर आती है, तो आपको लगता है कि ये तो बहुत पास में है, बट एक्चुअली उतना पास नहीं होता है, ये दूर होता है। तो जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये इतना शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, सो इसी को बोलते हैं दिस इज एपरेंट शिफ्ट। उसी को अपने को कैलकुलेट करनी है। लेट्स से कि जितना आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को डी डैश बोल देते हैं। सो हम बोलेंगे डी डैश इज द एपरेंट लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसा बोलो डी डैश इज द लोकेशन ऑफ इमेज, और डी इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अपने को देखना कि डी डैश कितना है, तो फिर डी माइनस डी एपरेंट शिफ्ट के बारे में बात कर लेंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या लॉजिक चल रहा है? बिल्कुल सिंपल, स्लोली चल रहे हैं हम लोग। कहीं कंसर्न है तो आपको बोलना है। नाउ वी नीड टू फाइंड डी डैश। थोड़ी सी ज्योमेट्री उसको अप्लाई करेंगे। क्या बोल सकते हैं? कैन वी से कि ये भी एंगल आई के बराबर रहा होगा, अल्टरनेट एंगल है। और अगर ये एंगल आर था, तो क्या हम इस एंगल का नाम भी आर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, अल्टरनेट एंगल। इन केस यू आर एबल टू कैच इट, अगेन पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन वाली बात है। इसका मतलब ये एपी डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। एपी इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस डी और डी डैश। दिखाने के लिए मैंने दूर दिखाया, जस्ट टू शो की फिगर सही से दिख रहा है आपको। सो एपी इज मच मच स्मॉलर सिंस PA distance is much 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 less than D और D dash, तो मतलब ये पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि सारी लाइट रेज है ना, वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस लाइन है। इसका मतलब एंगल हमारे अल्फा, जो भी एंगल हमने यूज किए हैं आई और आर, ये हमारे एंगल स्मॉल एंगल्स हैं। देखने में बड़े लग रहा है बट वो स्मॉल एंगल्स हैं। दिस बेसिकली इंप्लाइज आई एंड आर आर स्मॉल। अगर आपसे कभी ऐसा बोलता है कि स्मॉल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस पे रूल लगाएंगे, जो रूल आप जानते हो। स्मॉल का कहाँ पे यूज आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि ये मैंने पहले लिख दिया, इसको हम लोग बाद में भी लिख सकते थे। सो ये लार्जर एंगल होगा तब भी ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी अप्रोक्सीमेशन नहीं चल रहा है। जब आगे अप्रोक्सीमेशन यूज करना स्टार्ट करेंगे, वहीं से सिनेरियो बदलेगा। आप देखोगे ट्राइंगल, अगर आप यूज करते हो कि ट्राइंगल ओ पी ए यूज किया आपने, तो उस ट्राइंगल में आपको क्या दिखने वाला है? बहुत कुछ दिखेगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, आप 10 आई लगा सकते हो। तो 10 आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? पी ए डिवाइड बाई ओ पी और पी ओ। आप एक और ट्राइंगल चूज कर लो, ट्राइंगल आई पी ए। उस ट्राइंगल में आप 10 R अप्लाई करो, देन यू विल फाइंड इट्स गोइंग टू बी लाइक पी ए डिवाइड बाई पी आई। नाउ इसके बाद अगर हमको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो अपने को पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन अब इसके आगे लगाना पड़ेगा। तो हम ये बोलेंगे जो 10 आई है ना, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है साइन आई के, और विच इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन आर, विच इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। तो हम आर बोल सकते हैं, आर साइन आर 10 R सब बराबर होते हैं जब एंगल हमारा आर छोटा एंगल होता है, यू नो दैट। अगर ये अपने को जमता है, तो यहाँ पर हम एक रिलेशन लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बताएगा कि म्यू टू इंटू साइन आई की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू म्यू वन साइन आर। अब आपको लगेगा कि आपने ये 1 2 को रिवर्स क्यों कर दिया? तो हमने इसको 1 माना है, इसको 2 माना है, तो जो इंसिडेंट के साइड में होता है उसको इंसिडेंट के साथ लिखते हैं, और इसको रिफ्लेक्टेड को रिफ्लेक्टेड के साइड में लिखते हैं। सो ये इस तरह का बनेगा। अब आप साइन आई को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बन जाएगा म्यू टू 10 I इज इक्वल टू म्यू वन 10 R। बेसिकली आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो म्यू वन अपॉन म्यू टू की वैल्यू आएगी 10I अपॉन 10R। क्या आपको इन दोनों की वैल्यूज पता है? यस, रख के चेक करते हैं। तो 10I की वैल्यू अपने को पता है पी ए डिवाइड बाई पी ओ, और 10R की वैल्यू पता है पी ए डिवाइड बाई पी आई।
देन विल फाइंड पी ए तो कैंसिल हो गया, पी आई डिवाइड बाई पी ओ आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, जिस डायरेक्शन में लाइट रे जा रही होती है वो पॉजिटिव होती है, उसके नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है, पी अपना रेफरेंस मान सकते हो आप। अगर उस तरह से चल रहा है तो पी आई को हम लिख सकते हैं, पी आई हमारा माइनस डी डैश के बराबर होगा और पी ओ हमारा माइनस डी के बराबर होगा। सो पी आई इज इक्वल टू माइनस डी डैश, पी आई इज इक्वल पी ओ is going to be equal to minus d. That means P is our origin, this is positive direction and this is negative direction. So अगर इस तरह से हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं तो अपने को क्या पता चल रहा है, वी आर एबल टू गेट इट की म्यू1 अपॉन म्यू2 की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी माइनस डी डैश डिवाइड बाई डी, माइनस डी। बाय द वे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे भी आपको पता होगा पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो डी डैश दैट मींस एपरेंट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी म्यू1 डिवाइड बाई म्यू2 इनटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब कभी अप्रेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे आप यहाँ से इसको यूज करके सॉल्व करके बता दोगे। कितना अप्रेंट नजर आएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि म्यू1 और म्यू2 कितने हैं, म्यू1 और म्यू2 कितने हैं। म्यू1 म्यू2 में ज्यादा डिफरेंस होगा तो हमको अपेरेंसी ज्यादा आएगी। जैसे एयर से एयर में आप ऑब्जेक्ट को देखते हो तो एयर से एयर में देखोगे तो आपको सेम लेंथ में नजर आता है, क्यों? क्योंकि सेम मीडियम होता है तो ये कैंसिल होकर के वन हो जाता है। वाटर से वाटर में देखोगे तब भी वही आएगा, लेकिन एयर से वाटर में देखोगे तो अलग आएगा और वाटर से एयर में देखोगे तो अलग आएगा। आप यहाँ से देख सकते हो कि म्यू1 को हमने छोटा पकड़ा था, म्यू2 को बड़ा पकड़ा था, तो ये नंबर 1 से छोटा आएगा। सिंस ये 1 से छोटा आएगा तो डी डैश की वैल्यू कम आएगी। अगर म्यू1 बड़ा होगा, म्यू2 छोटा होगा तो डी डैश की वैल्यू ज्यादा भी आएगी। तो डी डैश की वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसको ऐसे याद रख लो, दो को एक में कन्वर्ट कर लो, डी डैश की वैल्यू लिख सकते हो डी डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन। मैंने 2 को 1 के रिस्पेक्ट में इसलिए देखा क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा 1 पर है, तो 1 के रिस्पेक्ट में यानी कि जहां से आप वॉच करते हो उसके रिस्पेक्ट में जिस मीडियम पर ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू2 डिवाइड बाई म्यू1, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म में याद रख सकते हो, ये याद रखना आपके लिए बहुत आसान भी है और गलतियां भी नहीं होगी। जहां पर म्यू2 1 का मतलब क्या हुआ, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, ऑब्जेक्ट मीडियम with respect to observer medium। तो जहां पर ऑब्जर्वर है उसके मीडियम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का मीडियम किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करने से अपने को डायरेक्टली एपरेंट लोकेशन मिल जाती है। और या फिर आप ऐसा लिख लो कि ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू द डी। तो ये एपरेंट लेंथ, इसको बोलते हैं एपरेंट डिस्टेंस। इसने बोला एपरेंट शिफ्ट बताइए, तो हम लोग एपरेंट शिफ्ट बता सकते हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी एपरेंट शिफ्ट? Can you read it as like this is going to be equal to d minus d dash? और d minus d dash आप जब करोगे तो ये आएगा d और 1 minus mu1 upon mu2। तो ये apparent shift हो जाएगा। That means कितना apparency आएगी यानी कितना shifted नजर आएगा, तो वो shifted distance ये वाली distance हो जाएगी और ये apparent shift को बताएगा। कॉपी कर सकते हो। यहाँ से अपने को कुछ फॉर्मूलाज मिलेंगे। अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हुए हम बता सकते हैं कि कितना एपरेंट शिफ्ट हुआ है और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में वो कई सारे मीडियम को भी लगाएगा, तो अपने को क्या करना है, हर मीडियम का एपरेंसी निकालते रहना है और निकालते निकालते उसको ऐड करके बता देना है। मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। डेरिवेशन भी समझ आना चाहिए कि किस तरह से डेरिवेशन चल रहा है। सपोज कर लीजिए कभी ऐसा बोलता है कि लाइक एंगल्स बड़े हैं या फिर आप दूर से देख रहे हो या फिर कुछ वैसी कहानी है, तो अपने को ये 10i को बना के रखना है और फिर स्नेल्स लॉ लगाना है, फिर जो अप्रोक्सीमेशन किया है बस उसको उसको नहीं करना है। तो फिर हम 10i से sin i निकाल सकते हैं, sin i को यहाँ रखेंगे, एक लेंदी सा एक एक्सप्रेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होंगी तो फिर आसान हो जाएगा। और कुछ भी नहीं बोलता है तो डायरेक्टली इनको लगाने का। So these are to be applied until and unless specified anything else.
Okay, let me give you one example. Yes. I had a doubt in TIR. So yesterday, when we reach the 90-degree angle for the reflected ray, so afterwards, will it directly shift to the Okay. eye angle, like afterwards? Okay, probably you are thinking in this manner कि TI का फिगर बनाया तो उसको यूज कर लेते, नहीं बनाया, फिर से यहाँ पे बना देता हूँ मैं। जो क्या है ना, ऐसा थॉट आता है, कॉमन है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये बाउंड्री हमारे पास है ना, और ये लाइट रे हमने इंसिडेंट की है, और ये जस्ट क्रिटिकल एंगल पर है अभी, ये इंसिडेंट है, ये क्रिटिकल एंगल पर है। तो क्रिटिकल एंगल पर क्या हो रहा होगा? क्रिटिकल एंगल पर जब आप इंसिडेंट कराओगे तो आपको दो लाइट रेज मिलेंगी। कौन सी? एक तो ये मिलेगी, ये कौन सी है? दिस इज रिफ्लेक्टेड वन, क्योंकि कभी भी किसी भी बाउंड्री पर ये फॉल करता है ना लाइट रे, तो रिफ्लेक्शन तो हमेशा ही चल रहा होता है, तो रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज देयर। लेकिन क्या रिफ्रैक्शन हो रहा होगा यहाँ पर? तो आप बोलोगे यस रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन इज दिस, सो यू आर गेटिंग रिफ्रैक्शन एज वेल एज रिफ्लेक्शन। अगर आपने एंगल इससे कम किया होता क्रिटिकल एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड यहाँ पर मिलती है और रिफ्लेक्टेड भी मिलती है अपने को। So up to the critical angle, starting from 0, both light rays you will achieve. किसका कितना प्रोपोर्शन होगा वो डिपेंड करेगा, और हम कौन सा यूज करेंगे जो हमारा पर्पस चल रहा होगा। अगर हमारा पर्पस रिफ्लेक्शन का होगा तो हम इसको फोकस करेंगे, रिफ्लेक्शन का होगा तो इसको फोकस करेंगे। What happens when this angle of incidence is slightly more than the critical? अगर आपने इसको slightly more किया, प्रोबेबली आपने यही पूछा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये रिफ्लेक्टेड वाला ये मिलेगा और ये डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको 90 से ज्यादा जाना था, ये एंगल 90 से ज्यादा मांगेगा, हम 90 से ज्यादा दे नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर वो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो नेक्स्ट मीडियम में गया ही नहीं। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके थॉट में कुछ ऐसा आया कि क्या ये इधर आएगा फिर धीरे धीरे इधर आएगा, ऐसा नहीं। इट विल बी डिसअपियरिंग ऑल टुगेदर एज सुन एज क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल बनता है। तो उस समय हमारे पास केवल एक ही लाइट रे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, नो लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन। Is that what you wanted to know? या फिर कुछ और डाउट था तो उसको पूछ सकते हो। सर तो अगर हम ग्राफ बनाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर जो एंगल्स है, तो वो ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे, वो रिफ्लेक्टेड रे के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा और फिर बाद में सडन ड्रॉप हो जाएगा जीरो को, रिफ्लेक्टेड वाला। रिफ्लेक्टेड वाला हाँ, एक एंड 90 पहुंचने के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब उसके बाद आगे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उसका एग्जिस्टेंस विल बी ओनली अप टू 90 डिग्री। सर और अगर हमने रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों एक साथ बनाए, एक ही ग्राफ पे बनाए, मतलब एक ही एक्सिस पे बनाए, तो फिर उनका तो उनका एंगल तो फिर उसमें सिर्फ चेंज होगा लेकिन जीरो को ड्रॉप नहीं होगा ऐसा। हाँ, उस पे आप देखोगे कि जो रिफ्रैक्टेड वाला होगा वो अपने 90 डिग्री के जाने के बाद फिर नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, और जबकि या फिर ऐसा बोलो कि जो इंसिडेंट एंगल है क्रिटिकल एंगल तक जब चलेगा इंसिडेंट एंगल, तब तक रिफ्लेक्टेड एंगल आपका जा रहा होगा और क्रिटिकल पे 90 पहुंच रहा होगा। देन आफ्टर इंसिडेंट एंगल आप बढ़ रहा होगा आपका, लेकिन रिफ्रैक्टेड वाला एंगल नहीं अब्सेंट होगा और केवल रिफ्लेक्टेड वाला एंगल होगा, और रिफ्लेक्टेड एंगल वही होगा जो इंसिडेंट एंगल है। फोन वाला वाईफाई यार, समझ में आया ये पॉइंट? और अगर आया तो हम आपको एग्जांपल देते हैं। अगला एग्जांपल देखिए और इस पे इसको अपरेंट वाले पे फोकस कीजिए। बहुत सिंपल से एग्जांपल पिक करते हैं पहले। कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पे एक बाउंड्री है और यहाँ पर एक बाउंड्री है, एक यहाँ पर बाउंड्री है। इस लेयर को हम बढ़ाते चले जाएंगे जितना भी चाहेंगे उतना। जस्ट टू एक्सप्लेन यू, मैं कुछ मीडियम यहाँ पे ले रहा हूँ, लेट्स से एयर मीडियम है,
और ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से 3/2 है। ये मीडियम है लेट से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/2 है। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी हुई है जस्ट बॉटम पर। आप यहाँ से देखते हो, लेट से जो पर्सन है वो देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, और कुछ डिस्टेंसेस अपने को पता है कि ये एक डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, इनके बीच का गैप कितना है, ये सब अपने को पता है। न्यूमेरिकली बनाने का लेट से ये 10 सेंटीमीटर का था, ये 20 सेंटीमीटर का था, और ये लेट से 50 सेंटीमीटर का था। इसको 30 कर देते हैं, हो सकता है कि लाइफ थोड़ी सी आसान रहे। सो ये डिस्टेंसेस अपने को दी गई हैं। आपसे बोलता है कि इस आई को, ये ऑब्जर्वर है, आई है, इस आई को ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे नजर आएगी ये बताना है। सो फाइंड apparent distance of object। सो आई को कितने डिस्टेंस पर नजर आने वाली है अपने को पता करना है। ट्राई कर लीजिए। ओके, इसमें लेयर्स ज्यादा लगा दिए तो हो सकता है आपको लिए थोड़ा सा हार्ड हो, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से प्रोसीड करना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है तो समझ में आता है कि इसका अपरेंट हम निकाल सकते हैं, हम इसका भी अपरेंट निकाल सकते हैं, इसका भी अपरेंट निकाल सकते हैं। सो यू विल फाइंड कि इस आई को ये 10 सेंटीमीटर प्रॉपर नजर आएगा, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर प्रॉपर नजर नहीं आएगा। 30 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होगा वो उसको अपरेंसी में जाना है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी अपरेंसी में जाना है। लेट्स से कि ये D1 प्राइम है और ये D2 प्राइम है, और ये 1 है, ये 2 है, आउटसाइड एयर था। सो हम लोग बोलेंगे कि जो टोटल, पहले D1 प्राइम के बारे में बात कर लेते हैं। D1 प्राइम, तो अगर D1 प्राइम के बारे में बात किया जाए तो ये बनेगा 1 अपॉन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, या फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइड बाई μ1 इंटू डी इज 30 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3/2। सो दिस विल बिकम 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो 30 सेंटीमीटर है, बट अगर आपको यहाँ से देखना है, एयर से देखेगा तो वो 30 नहीं दिखेगा, कितना दिखेगा, 20 नजर आएगा। तो ये अपरेंट पता चल गया। D2 में कितना अपरेंट जा रहा होगा, D2 पे जो अपरेंट जा रहा होगा, अगेन एयर से आप देख रहे हो तो एयर के रिस्पेक्ट पे है, राइट। सो D2 पर जो अपना जा रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल डिस्टेंस व्हिच इज 50 सेंटीमीटर। ये बनेगा 50 डिवाइड बाय 5/2, तो ये भी 20 सेंटीमीटर बनेगा। इसका मतलब ये जो 50 सेंटीमीटर है, इस आई को अपरेंट लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर आएगी। सो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, तो हम बता सकते हैं कि अपरेंट डिस्टेंस दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10, एयर में एक्चुअल आएगी, सेकेंड मीडियम में 20 आएगी, थर्ड मीडियम में भी 20 आएगी, तो ओवरऑल इसको 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे नजर आएगा। तो 50 सेंटीमीटर के डेप्थ पे नजर आएगा, ऐसा हम क्लेम कर सकते हैं। और फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए कितना अपरेंट शिफ्ट हुआ है। तो आप देखोगे टोटल कितना था, टोटल था आपका 90, 10 प्लस 30 प्लस 50, 90 था। 90 में से कितना दिख रहा है आपको, 50, तो कितना ऊपर शिफ्टेड नजर आ रहा है, 40 सेंटीमीटर के ऊपर शिफ्ट हो गया, ऐसा बता सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट कि अपरेंट लोकेशन कितनी है, अपरेंट शिफ्ट कितना है। मल्टीपल मीडियम होंगे तो हर एक मीडियम को लेके जाना है। क्या ख्याल रखना है कि हर बार जो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे वो ऑब्जर्वर का लिखेंगे, और ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पर, एयर पर है। तो हर बार यहाँ पे 1 लिखेंगे और जो मीडियम होगा उसको लिखेंगे और ऐड करते चले जाएंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। इसके बाद अगर ये आगे क्वेश्चन कैसा देगा कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करा देगा, वेलोसिटी दे देगा, बोलेगा बताइए कि इस पर्सन को किस वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए इनको एक्स वैक्स मान करके सॉल्व कर लेंगे और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, और उस क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग अपरेंसी से आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इतना नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। इस पे किसी को कंसर्न आ रहा हो तो मैं री एक्सप्लेन कर सकता हूँ, नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
सर यस, आपने जो 50 सेंटीमीटर निकाला है वो 50 सेंटीमीटर डेप्थ निकाला है ना? हाँ, वो इस लोकेशन से 50 सेंटीमीटर में उसको नजर आएगा। दैट मीन्स अगर ये पूरा एयर होता तो ये 50 सेंटीमीटर की डेप्थ पे रहा होता। सो फ्रॉम हेयर अप टू दिस 50 सेंटीमीटर दिखेगा, यानी ये अपलिफ्टेड नजर आएगा। कितना अपलिफ्टेड नजर आएगा वो आप सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हो टोटल में से। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। लेट्स से कि आपके पास एक कंटेनर है, मे बी एक्वेरियम और समथिंग लाइक, उस पर वाटर फिल्ड है, और लेट्स से एक फिश है यहाँ पर, एंड आउटसाइड एक फ्लाई है या फिर एक कोई क्रिएचर है छोटा सा। जैसे कि ऐसा आपको बोला गया है कि ये जो फिश है, और इसको कुछ नाम दे देते, लेट्स इसका नाम फ्लाई दे देते, तो ये फ्लाई कर रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ये भी मूव कर रहा होगा, ये भी मूव कर रहा होगा। ये वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता रहता है। वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपको जरूरत पड़ेगी तो 4/3 यूज करेंगे। आउटसाइड क्या है? आउटसाइड एयर है, तो दो मीडियम अपने को पता चल गया। और ये जो बाउंड्री है ये नेग्लिजिबल है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, उसकी थिकनेस को, ग्लास की बाउंड्री को। आपको ये पता है कि जो फिश है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी अपने को दी है, लेट्स से वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। और साथ ही साथ ये फ्लाई को ऑब्जर्व करता है। इस फिश ने ऑब्जर्व किया कि फ्लाई इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, और वो किसी एक वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है। तो मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ। इफ fish observes that fly is approaching it with 8 meter per second, you need to find then the actual speed of fly, और velocity पूछ सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑब्वियस है। find the actual velocity of fly। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है बट वी कैन हैंडल इट, और आप ट्राई कीजिए। आपसे नहीं होता तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिश की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकंड दी गई है, और फ्लाई की वेलोसिटी फिश के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकंड दी गई है। फ्लाई की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो रिलेटिव मोशंस हैं और एपरेंसी का भी दोनों का रूल है। सो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुन भी लेंगे तो उतना ही काफी है, और उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डील कर पाओगे। फिश हमारा ऑब्जर्वर है और इसको ऑब्जर्व करना है, और फिश को ये रीडिंग आनी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर फिश को हमको ऑब्जर्व करना है तो लेट्स से कि फिश की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x है, और लेट्स से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फिश के रिस्पेक्ट में y है, या फिर d है, या फिर कोई और नंबर है। तो x इज द डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम दिस फिक्स्ड वॉल। वॉल फिक्स्ड है तो ये फिक्स पॉइंट हो गया। तो आप अगर इसको एरो के साथ बनाओगे तो और भी आपको अच्छा लगेगा कि इसको हम ऐसा बना सकते हैं कि ये एरो हमारा उधर जा रहा है। आई मीन एक्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, बाद में देख लेंगे। सो ये जो डिस्टेंस है एक्स है वो डिक्रीज हो रही है, किस रेट से? 3 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड पे बना हुआ है। अब हमको ये देखना है कि फ्लाई कितना डिस्टेंस पे नजर आता है फिश को। ये मैंने एक्चुअल बनाया हुआ है एक्स एंड वाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सो ऐसा बोल सकते हैं apparent distance
of fly with respect to fish. और apparent वर्ड हम लोग हटा भी सकते हैं क्योंकि हम with respect to fish देख रहे हैं तो apparent ही होगा, लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे एक आंसर भी आया है 15/4 सेंटीमीटर। चेक करते हैं। सो कैन वी से कि लेट्स से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं x ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू फिश। एक काम करते हैं, इसका नाम 1 भी बोल देते हैं, इसका नाम 2 भी बोल देते हैं, तो 1 2 बोलना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो apparent लोकेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, कैन वी से इसमें x आएगा, यस आएगा, फिर क्या आएगा प्लस y नहीं आएगा, लेकिन y का क्या आएगा, y का apparent वर्जन आएगा। तो y का apparent वर्जन कैसा बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम इनटू द एक्चुअल इज y। तो ये apparent वाला वर्जन यहाँ पर लगाया है फिश के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू y। In case you are able to connect this, then it's over. Mu2 is air, that is 1. Mu1 is water, that is 4/3. तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, this is x plus 4/3y. This is x of 2 with respect to 1. इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, dx2 with respect to 1 upon dt is equal to dx upon dt and plus 4/3 dy upon dt। जे एक्स वाई जो भी मेजर किए गए हैं यहाँ पर वो सारा कुछ फिक्स वॉल से मेजर किए गए हैं, तो उनको हम लोग वेलोसिटी के टर्म में देख पा रहे हैं। ये रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच की है, दैट मींस इधर आ रही है, अपने को पता है। और dx by dt ये पता है अपने को, dy by dt के बारे में अपने को पता करना है। सो लेट्स से कि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी एक्चुअल वेलोसिटी कुछ v2 है और इस वेलोसिटी का नाम हम v1 दे दे रहे हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट एज अ v1, कैन वी से कि जो v1 आएगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस dx by dt। What about v2? Can we say v2 is going to be minus dy by dt, the rate at which this distance is decreasing? और रिलेटिवली ये बोल रहा है कि अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स ये इधर ही आ रहा है, उनके बीच का सेपरेशन कम हो रहा है। सो व्हाट अबाउट dx2 विद रिस्पेक्ट टू 1 upon dt? Can we say this is going to be equal to -8? तो -8 आपको दे रखा है, तो इसलिए -8 वहां पर लगा देंगे और बाकी ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, सबको यहाँ पर रख दीजिए। जैसे आप रखोगे तो ये आएगा -8 इज इक्वल टू माइनस v1 माइनस 4/3 v2। अपने को v2 पता करना है, v1 पता है, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, v1 कितना दिया गया 3 और ये कितना आ जाएगा 4/3 इंटू v2। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4/3 v2 मस्ट बी इक्वल टू 5, सो v2 मस्ट बी इक्वल टू 15/4 मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड में था, यस बता सकते हैं। सो यस, कई लोगों ने 15/4 आंसर किया है, दैट्स गुड। और बाकी लोग भी समझ लें क्या चल रहा है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो जिसके रिस्पेक्ट में दिया जाएगा उसके रिस्पेक्ट में हम पहले अपरेंट लोकेशन निकालेंगे, और फिर उसके बाद एक बार लोकेशन में रिलेशन आ जाएगा तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी में रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे कंस्टेंट रिलेशन हम लोगों ने कभी पढ़े हुए थे। डिफरेंशिएट करेंगे और फिर अपने को ये देखना है कि कौन सी वेलोसिटी किधर है, उसका रेट ऑफ चेंज कैसा है। अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो पॉजिटिव है, कम हो रही है तो निगेटिव में लिखेंगे। उसके बेसिस पर हम लोग इसको प्लेस करके बता सकते हैं। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड कि अपरेंट डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। शिफ्ट निकालना होगा, शिफ्ट निकाल सकते हैं। मूवमेंट होगा तो उनकी वेलोसिटीज के बारे में रिलेशन बता सकते हैं। सो दिस इज अपरेंट शिफ्ट। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट होता है जिसको लेटरल शिफ्ट के नाम से लोग बुलाते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। किसी एक लाइट रे का किसी ग्लास स्लैब से कितना लेटरल शिफ्ट बनता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। एक बार कैलकुलेशन करेंगे, एग्जाम में आएगा तो उसी को डायरेक्टली यूज कर लेंगे। कोई चेंजेस होंगे तो अपने पास आइडिया होगा, उसी आइडिया को यूज कर लेंगे।
मीनिंग क्या लेटरल शिफ्ट का, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से आपसे ऐसा बोलता है कि आपके पास एक ग्लास स्लैब है, या फिर कोई और भी चीज है, कोई मीडियम है, जनरली हम उसको ग्लास स्लैब बोल देते हैं। इसकी ये जो डेप्थ है वो डी है, ये थिकनेस डी है। कई बार टी टर्म यूज करेगा तो आप टी भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे डी यूज कर रहा हूँ। और अगर कोई लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है, लेट्स से ये लाइट रे है, पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और आप उसका आंसर हमको कर दीजिए। इसके बाद ये यहाँ से रिटर्न करके जा रही है, ऐसा कहीं से निकल रही है। इन केस ये एंगल का नाम थीटा दिया जाए, तो क्या आप बता सकते हो कि ये एंगल कितना रहा होगा? अगर ये एंगल थीटा है और इस एंगल का नाम बीटा बोल रहे हैं, तो थीटा और बीटा में क्या रिलेशन है, ये अपने को पता करना है। डी उसका गैप दिया गया, थिकनेस दिया गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगेगा तो वो म्यू है। आउटसाइड एयर है, सेम मीडियम है। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि बीटा और थीटा दोनों बराबर होने वाले हैं? गुड। क्यों बराबर होने वाले हैं? क्योंकि लास्ट क्लास हम लोगों ने बात की थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंसिडेंट एंगल बराबर होने वाले हैं, दे हैज टू बी इक्वल। तो इट्स जस्ट लाइक कि टू लेयर्स है, हम लोगों ने मल्टीपल लेयर्स को देखा था। ओके इसका मतलब ये थीटा होने वाला, थीटा और बीटा बराबर होने वाले, गुड, चलेगा। सो आउटसाइड इज एयर और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो हम एक काम करते हैं कि अब इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। होगा क्या कि आप यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और ये एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल होगा। क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। सिंस एयर से आ रहा है तो थोड़ा ये क्लोज साइड आएगा। देन आफ्टर आप बोलोगे कि यहाँ पर भी एक नॉर्मल चाहिए अपने को, और फिर से बेंड करेगा। जब ये बेंड करके फाइनली जा रहा होगा, देन यू विल रियलाइज कि ये पैरेलल जा रहा होगा, जैसा कि आपने अभी बताया। तो ये जो एंगल बनेगा ये आई बनेगा, ये हम बोल सकते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो एंगल बनता है ये रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, आर होता है। लिटरल शिफ्ट का मतलब हुआ कि ये कितना शिफ्ट हो गया, ये अपने को देखना होता है। दैट मीन्स व्हाट, अगर ग्लास नहीं रहा होता तो लाइट रे हमारी ऐसी चली जाती, अनडेविएटेड। और अब जो जा रही अभी भी उसके पैरेलल निकल रही, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, लेकिन वो शिफ्ट हो गया ये डिस्टेंस, ये दैट मीन्स लाइट रे कितने अमाउंट से शिफ्ट हो गई है, इसी को अपने को निकालना है। इसको हम कुछ कई नाम से बुला सकते हैं। लेट्स हम इसको डेल्टा एक्स कहते हैं, कुछ और नाम डेल्टा डी भी लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, दैट्स विल बी डन। और उसका एक फॉर्मूला रहता है, आप खुद ही कर सकते हो ज्योमेट्री को यूज करके, अदरवाइज मैं एक बार कर देता हूँ, और फ्यूचर में उसको याद रख सकते हो। सो डेल्टा एक्स इज गोइंग टू बी नोन एज एपरेंट शिफ्ट, और ये लेटरल शिफ्ट, इसी लेटरल शिफ्ट को बताना है। दैट मींस लाइट रे कैसा जाता है, बाद में कितना पैरेलली दूर हो गया है, वो बताना है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, कुछ नाम दे देते हैं ताकि बुलाना आसान होगा। लेट्स से ए पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ था, बी पॉइंट उसके ए बी नॉर्मल था, सी पर फिर से स्ट्राइक किया है, और एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। छोटे से कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि सी से जो पैरेलल लाइट, जो अनडेविएटेड लाइट जा रही थी, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, क्योंकि हमको जो डिस्टेंस चाहिए वो पैरेलल लाइंस के बीच का चाहिए, इसको ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये जो नया पॉइंट हम एक डिस्कवर कर रहे हैं, लेट्स से इस पॉइंट का नाम डी है, अपने को सी डी चाहिए। तो जो डेल्टा एक्स है इसी की तलाश है, और इसी का नाम सी डी है, तो अपने को सी डी पता करना है। यू कैन यूज सम ज्योमेट्री एंड समथिंग लाइक दैट। आप देखोगे कि अगर हम एक ट्राइंगल को थोड़ा सा हाईलाइट करें,
इनफैक्ट दो ट्राइंगल अपने को लगने वाले हैं, एक तो ये ट्राइंगल यूज करेंगे हम, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग साइन यूज करते हैं तो BC आ जाएगा अपने को। AB पता है, दैट मीन्स बेस पता है, हाइपोटेनस चाहिए तो कॉस लगा देंगे। तो कॉस आर अगर आप पकड़ोगे तो कॉस आर की वैल्यू आएगी AB डिवाइड बाई AB और AC रादर। नाउ AB कितना है? क्या AB की वैल्यू अपने को पता है D? यस। क्या AC की वैल्यू हमको? यस। तो क्या यहाँ से AC के बारे में बात कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। AC की वैल्यू आ जाएगी D डिवाइड बाई कॉस आर। ठीक है, अपने को AC नहीं चाहिए था, अपने को CD चाहिए था। अब आप ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, दूसरा ट्राइंगल जो कि ACD है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, D पर राइट एंगल है, D पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो इसके लिए जो A वाला एंगल बच रहा होगा, टोटल एंगल I था, R कम हो गया, तो कैन वी से कि ये जो छोटा सा एंगल होगा उसकी वैल्यू I माइनस R हो जाएगी। सो अगर हम वहां पर परपेंडिकुलर चाहिए तो साइन अप्लाई करेंगे, साइन आएगा I माइनस R। ये आप विजुलाइज कर लीजिए। ड्रॉ करना थोड़ा सा भारी पड़ रहा है तो इसको मैं दूर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज I माइनस R। तो साइन I माइनस R की वैल्यू अपने को क्या दिखने वाली है? कैन यू थिंक ऑफ कि इसकी वैल्यू आएगी CD जो अपने को चाहिए डिवाइडेड बाई AC जो हम लोगों ने भी जस्ट पहले कैलकुलेट किया है। बस हो गया। From here we can find out what the CD is. CD is going to be AC into sin I minus R. Do we know AC? Yes. So delta X which is equal to CD which is equal to AC and AC की वैल्यू D upon cos R लिखने का into sin I minus R। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिख रहा है, आप फॉर्मूला भी याद रखोगे तो एग्जाम में आएगा, आई आर की वैल्यू रख करके हम आंसर बता देंगे। तो जो एपरेंट शिफ्ट है डेल्टा एक्स या लेटरल शिफ्ट, इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी डी डिवाइड बाई कॉस आर इनटू साइन आई माइनस आर। इसी फॉर्म में आप याद रख सकते हो। अब इससे फायदा क्या है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? क्या इससे हमारा आंसर आ गया? तो अब देखोगे अपना आंसर ऑलमोस्ट आ गया है। डी आपको बताएगा और आई आपको बताएगा। आई और डी पता होगा, आर अननोन है, तो आर को पता करने के लिए इसके साथ आप क्या यूज कर लोगे? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा? अगर आउटसाइड एयर है तो एयर होगा तो हम लिखेंगे 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दिया जाएगा साइन आर। तो आपको आर की जरूरत पड़ेगी, तो साइन आर की वैल्यू अपने को पता है, क्या आ रहा है? साइन आई अपॉन म्यू। अगेन आई नोन है, म्यू नोन है, तो साइन आर से आर निकल आएगा, फिर उस आर को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, आर को यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। तो स्नेल्स लॉ से आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर आर को और आई को डी के साथ यूज करके हम लिटरल शिफ्ट बता सकते हैं। सो इट्स लाइक कि अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली आप इसको यूज करोगे और इसको यूज करोगे, सॉल्व कर लोगे और इस तरह से विजुलाइज कर लोगे किस तरह से वो लिटरली शिफ्ट हो रही है लाइट रे। तो ये भी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है और रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। कॉपी कर सकता हूँ। और अगर इसमें बोलता है कि आपने परपेंडिकुलरली ड्रॉप किया है तो आई को वैल्यू 0 कर लोगे तो आर 0 हो जाएगा, तो फिर आप देखोगे कि डेल्टा एक्स 0 होगा, शिफ्ट नहीं होगा, सेम लाइट रह जाती है। लेकिन अगर किसी इंसिडेंट एंगल जो कि नॉन जीरो है तो फिर जरूर शिफ्ट करेगी। ओके, सो दिस इज अबाउट लिटरल शिफ्ट। सो रिफ्रैक्शन के काफी सारे एप्लीकेशंस हो गए, जैसे लिटरल शिफ्ट का होना, एपरेंट शिफ्ट का होना, या फिर TIR करना, ऑप्टिकल फाइबर में यूज होना, ये सारे उसके एप्लीकेशन है। इसके अलावा आप क्या होगा कि अगर कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो कैसे फंक्शन करता है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। अगेन कर्व सरफेस में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो स्फेरिकल सरफेस रहेगा, तो हम स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे। स्फेरिकल सरफेस में
नॉर्मल को ड्रॉ करना आसान होता है. You want previous slide? Yes, here it is. If you're done, let me know. हाँ, फॉर्मूला से ज्यादा इसको एक दो बार आप खुद से ड्राइव करो निकालने के बाद घर में, तो उससे आपको याद रह जाएगा कि कौन सा एंगल कब पकड़ना है और कौन सी डिस्टेंस अपने को चाहिए. फॉर्मूला में फिर आप कई बार भूल सकते हो या ऊपर नीचे हो जाएगा. तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक ये ट्रायंगल यूज किया गया, एक वो टिल्टेड वाला यूज किया गया, और दोनों में ये जो लाइट रे थी वो कॉमन थी लेंथ, उस लेंथ का कॉमन लेंथ को एलिमिनेट किया गया AC को, एंड उससे अपने को ये पता चल जाएगा CD. ओके, लेट्स कम बैक टू दिस. सिंस अपने उसको नोट कर लिया, कॉपी कर लिया, तो हम स्फेरिकल सरफेस पर आ जाते हैं. इसका पहले फॉर्मूला बता देते हैं, आप चाहोगे तो उसको हम भी डिराइव कर लेंगे, फिर उससे लेंस पर आ जाएंगे, लेंस भी अपना क्लियर हो जाएगा. लेट्स से कोई एक स्फीयर था ये, और इससे आपने इतना पोर्शन हटा दिया, कोई भी पोर्शन हटा दिया, और ये दो बाउंड्रीज को या दो मीडियम के बीच की बाउंड्री है. लेट्स से एक मीडियम ये μ1 है और दूसरा मीडियम ये μ2 है. तो इस पर भी इमेज का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कि इमेज कैसे बनती है. तो इसके लिए हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस पकड़ लेते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने मिरर पे काम किया था, एग्जैक्टली उसी तरह से. और लेट्स से ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा गया, ऑब्जेक्ट O, एंड लेट्स से इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अपने को पता है. तो फिर इसका एक इमेज बनेगा. कैसे इमेज बनेगा? आप बोलोगे यहाँ से एक लाइट रे ऐसे आएगी जो इधर पास करके जाएगी, एक ऐसे आएगी जो कि कुछ इधर उधर कहीं जा रही होगी, तो मे बी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये इमेज की लोकेशन हो जाएगी. तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो रिफ्रैक्शन के थ्रू बन रहा है, रिफ्लेक्शन के थ्रू नहीं. और ये इमेज कहाँ पर बनेगी ये अपने को पता करना होता है. तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप फॉर्मूला को याद रखो, प्रैक्टिस करो, और आप चाहोगे तो उसका हम लोग डेरिवेशन भी कर लेंगे. दो लाइट रे पकड़ो, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो एज अ होमवर्क. सो एक लाइट रे तो आपको पता चल गई, बस एक दूसरा लाइट रे आपको पकड़ना, उसका इंटरसेक्शन पता करना और ये डिस्टेंस पता करनी है. तो ये डिस्टेंस V हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारा U हो जाएगा. U और V में रिलेशन अपने को चाहिए, μ1 लगेगा, μ2 लगेगा, R लगेगा. साइन कन्वेंशन वही रहेगा कि इंसिडेंट लाइट रे पॉजिटिव रहेगी तो हम बोलेंगे ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा. सारा कुछ यहाँ से मेजर करेंगे C से या P से, इसका नाम C दे सकते हो या P दे सकते हो, जो भी है. और ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव रहेगी तो नेगेटिव रहेगी, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे हमारी इधर जा रही है. जस्ट लाइक मिरर फॉर्मूला लगने वाला है. लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा. फॉर्मूला कुछ ऐसा रहता है कि हम μ2 की वैल्यू लिखते हैं, μ2 डिवाइड बाई V माइनस μ1 डिवाइड बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई R. So refraction through any spherical surface is going to be given by this. That means इससे जो इमेज का फॉर्मेशन है वो आप पता कर सकते हो. याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि μ1 क्या है. μ1 मतलब U के साथ किसको यूज करना है? ऑब्जेक्ट 1 2 किसको नाम दिया जाए वो एक अलग कहानी है. U के साथ ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. V के साथ इमेज का यानी नेक्स्ट मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बीच में एक माइनस साइन रहता है, और ये μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई R रहता है. इसमें U, V और R को हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखते हैं, U, V और R को साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखते हैं, और μ1 μ2 आपको दिया जाता है, उसके बेसिस पर आप आंसर निकाल देते हो. इसको आप प्रूफ कर सकते हो घर में, आप बिल्कुल कर सकते हो. आपको दो लाइट रे कैच करनी है, इंटरसेक्शन पकड़ना है और P से I डिस्टेंस निकालनी है. आप चाहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिए इसको प्रूफ कर दूंगा. मैं अभी एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, और उस एग्जांपल में आप इसको यूज करके आंसर बता दीजिए.
तो अपने को ये पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन करेंगे, फिर इसमें भी वो सारी कहानी होंगी कि अगर इस तरह की ऑब्जेक्ट होगी तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, इस तरह की ऑब्जेक्ट होगी तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, यहाँ प्रोजेक्टाइल चल रहा होगा तो इमेज कैसे चल रहा होगा, वो सारी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे भी कैच कर सकते हैं। और एक बार हमको ये समझ में आ गया तो फिर लेंस बनाना हमारे लिए बहुत आसान होता है। लेंस एक और ऐसा स्फीयर होता है, 2 स्फीयर का पार्ट होता है, तो उसमें पहले स्फीयर से रिफ्रैक्शन देखना होगा, दूसरे से रिफ्रैक्शन देखना होगा, दोनों से रिफ्रैक्शन देख करके हम बता देंगे कि लेंस में हमारा फॉर्मूला कैसे जाता है और उसका डेरिवेशन कैसे होता है। सो क्विकली एक छोटा सा एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल। लेट्स से आपसे ऐसा बोलता है कि ये एक ग्लास है और ग्लास का, लेट्स से इसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो सकती है, इस ग्लास का ये सरफेस स्फेरिकल सरफेस है, सिलेंडर का ग्लास है, स्फेरिकल सरफेस है, एंड ये इसकी सिमेट्रिकल लाइन है। एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रख रखी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस लेट से 40 सेंटीमीटर है। ये पी पॉइंट, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अपने को बताया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज 60 सेंटीमीटर। ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता है 3/2 है, आउटसाइड एयर है। क्वेश्चन है फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ पर बनेगी ये अपने को पता करना है। सो यू गॉट अ फॉर्मूला व्हिच आई हैव रिटन इन द प्रीवियस स्लाइड, आपको उसको यूज करना है और आंसर बताना है। पैरेलली मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देन यू कैन वेरीफाई योर आंसर, इफ यू गेट अर्लियर यू कैन पोस्ट इट। ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रे ऐसा जाएगा, ये एयर मीडियम से ग्लास मीडियम पे जाएगा, तो आप देखोगे कि दिस डायरेक्शन हैज टू बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन हैज टू बी ट्रीटेड एज अ नेगेटिव डायरेक्शन। सो यू की वैल्यू हम लोग कितना लिखने वाले हैं, यू की वैल्यू लिखने वाले -40 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, निगेटिव तब बोलोगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, आर इधर मेजर करना है तो आर हैज टू बी पॉजिटिव, सो दैट इज गोइंग टू बी 60 सेंटीमीटर। नाउ म्यू1 म्यू2 क्या लिखते हो वो आप पर है, लेट्स से इसको हम म्यू1 बोलते हैं और इसको म्यू2 बोलते हैं। सो म्यू1 ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट का म्यू1 1 है और इमेज के लिए म्यू2 3/2 है। ये सारे टर्म्स रेडी हो गए, वी को पता करना, वी पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव साइड में बनेगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइड में बनेगा। क्या बोलने वाले हम लोग, 1 नहीं था, इसके लिए आता है म्यू2 v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r. So this has to be applied. When you are going to apply this, you will find mu2 की वैल्यू आपको 3/2 दिया गया है और v अपने को निकालना है, mu1 की वैल्यू 1 है, u we have found out to be -40 and this mu2 that is 3/2 minus mu1 which is 1, r is 60. Keep on simplifying, then you will get some answer. और ये माइनस माइनस और साइड चला, ये प्लस हो गया और साइड जाएगा फिर से माइनस हो जाएगा, ये हाफ बनेगा तो ये 120 आ जाएगा, 120 minus 1/40. When you're going to simplify, you need to multiply by 3 upside downside, so it's going to be -2 divided by -2 divided by 120, right? So this turn up as -1/60. Then we need to find v value, so v value is going to be -60 into 3/2. तो दैट इज गोइंग टू बी -90 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब हुआ इस वाले जोन में बन रहा है, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है आप जानते हो कि कन्वर्स करती है लाइट रेज रिफ्रैक्टेड वाली, तभी रियल बनती है। तो अगर रियल बनेगी तो इस वाले मीडियम पे बनेगी और वापस आ रही है तो इमेजिनरी हो जाएगी। तो ये हम बोलेंगे कि सिंस नेगेटिव साइड में वापस आ गई तो इमेजिनरी होगी, वर्चुअल हो जाएगी। सो मिरर्स में अगर रिफ्लेक्ट होकर के बन रही होती तो रियल होती है और रिफ्रैक्शन में जो नेक्स्ट मीडियम में बन रही होती है तो रियल होती है।
यस सर अगर इस फॉर्मूला में म्यू1 और म्यू2 दोनों 1 रख दे तो एयर का केस हो जाएगा और फिर कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर का केस हो जाएगा, उसमें फॉर्मूला वापस नहीं आएगा जो मिरर फॉर्मूला था वो 1/v + 1/u = 2/r। नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो मिरर था, उसमें हम रिफ्लेक्शन देख रहे थे, और ये बाउंड्री है, ग्लास बाउंड्री है, इसमें रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए अगर हम दोनों को 1 रखेंगे तो वो वापस नहीं आएगा, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग फॉर रिफ्लेक्शन केसेस। हम लोगों ने लाइट रे को रिफ्लेक्ट करा के नहीं देख रहे हैं, वी आर फॉर्मिंग द लाइट यूजिंग रिफ्रैक्शन मेथड। दोनों अलग मेथड है, इसलिए दोनों को 1 रखने से मिरर नहीं बनेगा, क्योंकि मिरर के लिए एक साइड हमको पॉलिश करनी होती है और केवल हम रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं। हाँ, अगर इसमें आपसे बोलता है कि फाइंड द इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन से अगर पूछता है तो फिर हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। सो मिरर इज फॉर रिफ्लेक्शन एंड दिस ग्लास इज फॉर रिफ्रैक्शन, दोनों डिफरेंट है। ओके, सो आप लोगों ने करेक्ट आंसर निकाला, दैट्स गुड। और नेक्स्ट क्लास में इसी को लिंक करते हुए हम लोग लेंस पे चले जाएंगे, और 1 लेक्चर विल बी देयर फॉर लेंसेस। सो लेंस पढ़ने के बाद फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा रिफ्रैक्शन भी, सो रिफ्लेक्शन दोनों हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रिज्म में भी रिफ्रैक्शन चलता है, एंड देन आपका रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होने वाला होगा। Okay, if there is any quick query you can ask, otherwise that's done for the day. Okay, if there's nothing, so that's all for the day. Thank you guys.